नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमला उपन्यास का चतुर्थ भाग। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक नारी को, बेकसूर नारी को, जिसने कोई कसूर भी नहीं है, किसी अनहोनी का शिकार हुई है और उसको किस तरह के अपमान सहने पड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमला। क्षितिज आज जल्दी ही खा पीकर 10 बजते बजते कॉलेज चला गया। जाते समय मेहरी को कमला के पास भेजकर कहला भेजा कि कॉलेज से लौटते समय वह एकदम हरेंद्र को साथ लेकर ही आवेगा। कमला ने दोपहर भर दोनों की प्रतीक्षा की और खिड़की के पास ही बैठकर दोपहर बिता दी। 1-2 करके जब क्रमशः 4 बज गए तब कमला बहुत ही उत्कंठित हो उठी। आज इतनी देर क्यों हो रही है? और दिन 3 बजे के भीतर ही तो क्षितिज आ जाता है। तो क्या हरेंद्र दादा से भेंट नहीं हुई? हरेंद्र दादा क्या आज कॉलेज नहीं गए? ऐसा भी तो हो सकता है, मुमकिन है किसी काम से गांव चले गए हों। और अगर कलकत्ते में हरेंद्र दादा ना हुए तो? कमला खिड़की की खड़खड़ी उठाकर एक टक सड़क की ओर निहार रही थी। उस समय उसकी वही दशा हो रही थी जो पिंजरे में बंद चिड़िया की होती है। धीरे धीरे संध्या का समय हो आया। सड़क के किनारे दोनों ओर गैस लैंप एकदम जल उठे। मेहरी ने आकर पूछा, माँ जी क्या उठकर हाथ मुंह नहीं धोगी? जलपान नहीं करोगी? शाम हो गई है। नहीं मेहरी, आज मैं जलपान ना करूंगी। कुछ खाने को जी नहीं चाहता, तबीयत भी अच्छी नहीं। मेहरी, अच्छा तो आइए बाल बांधू। ऐसे सुंदर लंबे केश, क्या दशा बना रखी है माँ जी। कंघी नहीं छुआती हो? नहीं, क्या करूं, मन ही नहीं चाहता। जो तुम्हारा जी चाहे करो। घंटे भर लगभग बालों से उलझकर मेहरी ने बाल की एक चोटी बांधकर आईना सामने रखा। अपना मस्तक देखते ही कमला कह उठी, अरे मेहरी, सिंदूर है? मेहरी ने हंसते हंसते कहा, यह लो माँ जी, मैं पहले ही तुम्हारे लिए बाजार से ले आई हूँ। इतना कहकर आंचल से खोलकर मेहरी ने एक सिंदूर की डिबिया निकाली और कमला के सामने रख दी। कमला ने जब उसमें सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरा और मस्तक से लगाया तो उस समय उसका हृदय एक अपने सबसे बड़े आत्मे की चिंता से व्याकुल हो उठा। मेहरी चली गई और कमला बैठी बैठी सोचने लगी। यह भावना उसके हृदय की गुप्त चिंता थी। इसे वह किसी के आगे प्रकट नहीं करना चाहती थी, पर यह चिंता हृदय में आठों पहर बनी रहती, पर लज्जा से दबाए हुए थी। आज उसका हृदय स्वामी को एक चिट्ठी लिखने के लिए व्याकुल हो उठा। कितने दिनों से उसने स्वामी को चिट्ठी नहीं लिखी। यह ख्याल उसके मन में पहले भी आया, लेकिन यह चिट्ठी के ऊपर अंग्रेजी में उसके स्वामी का पता कौन लिख देता? यह काम तो उसका छोटा भाई अरुण करता था, किंतु यहाँ क्षितिज से स्वामी का पता लिखाने में उसे बड़ी लज्जा लगती, संकोच भी मालूम पड़ता। अगर क्षितिज कुछ पूछ बैठे, यह चिट्ठी किसको लिखी है, तो वह क्या कहेगी? फिर स्वामी का नाम किस तरह वह क्षितिज को बतलाती? लेकिन अब लज्जा करने से तो काम ना चलेगा। बहुत दिन हो गए। कमला व्यग्र होकर कमरे में चारों ओर चिट्ठी लिखने का सामान खोजने लगी, लेकिन कहीं उसे कलम, दवात, पेंसिल या कागज ना देख पड़ा। कमला की बीमारी के समय नर्स ने आकर क्षितिज को टेबल, कुर्सी, पैड, किताबों की अलमारी वगैरह सब हटवा दिए थे। कमला का ख्याल आया, क्षितिज बाबू पास ही के कमरे में रहते हैं और वहीं लिखते पढ़ते होंगे, निश्चय ही वहां सब सामान होगा। पास के घर में घुसकर कमला ने देखा, सामने ही क्षितिज का बड़ा सा टेबल है। उसके ऊपर मोटे शीशे की दवात और कलमें रखी हैं। एक बड़ा सा राइटिंग केस भी है। कमला उसमें से एक चिट्ठी का कागज निकालकर स्वामी को चिट्ठी लिखने बैठी। चिट्ठी लिखते के समय कमला ने देखा, टेबल पर बिछे हुए पैड के ब्लोटिंग के ऊपर नीली पेंसिल से कमला के पिता हरनाथ मैत्र का पता और नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। उसके आसपास चारों ओर उसका अपना नाम भी असंख्य बार तरह तरह के अक्षरों में लिखा गया है। सतीश को चिट्ठी लिखने के लिए कमला ने सोचा, उनको इतनी दूर से बुलाने की क्या जरूरत है? उसमें तो यही सहज होगा कि पिताजी को चिट्ठी लिखकर बुला ले। हमारा गांव तो कलकत्ते से अधिक दूर भी नहीं है। पत्र पाकर पिताजी 2-1 दिन में आकर लिवा ले जाएंगे, किंतु उतनी दूर पश्चिम से उनके पास पत्र पहुंचने में और छुट्टी लेकर आने में शायद 1 सप्ताह से कम समय न लगेगा। इतने दिन तक तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब कमला अपने पिता को पत्र लिखने लगी। चिट्ठी आधे से ज्यादा लिखी जा चुकी थी। किस तरह क्षितिज बाबू के नाम के एक अपरिचित भले आदमी ने उसे बेहोशी की हालत में अपनी मोटर में डालकर अपने घर लाकर इलाज किया। सब वर्णन जब समाप्त कर चुकी, उसी समय क्षितिज की उस दिन की बातें याद हो आई। क्षितिज ने कहा था, कमला इतने दिन घर नहीं लौटी, इससे निश्चय ही उसके गांव में एक आंदोलन खड़ा हुआ होगा।
सबको यह खबर मालूम हो गई होगी। ऐसी अवस्था में उसके पिता को चिट्ठी लिखने से उल्टे ही उसके ऊपर विपत्ति आ पड़ती। इससे तो अच्छा होगा कि कमला खुद वहां जाकर उनको सब हाल समझाए। इसके बाद केवल वही तो कहकर क्षितिज ने जिस बात का केवल इशारा उस दिन किया था, उसे सोचते ही कमला की कलम रुक गई। बेचारी गाल पर हाथ रखकर फिर सोच विचारने लगी कि क्या करे। इसी समय पीछे से चुपके चुपके आकर हाथ बढ़ाकर किसी ने उसके सामने वह अध लिखी चिट्ठी उलट दी। कमला चौंक उठी, मुंह फेर कर देखा। उसका वही लड़कपन का साथी उद्यमी हरेंद्र दादा खड़ा हुआ था। उसके मुख और आंखों में वही चिर परिचित एबीपन की हंसी की झलक अब भी प्रकट हो रही थी। कमला ने हंसकर कहा, ओह जान में जान आई हरेंद्र दादा, तुम्हारे आने से अब मेरे मन में कोई चिंता न रही। तुमने सब हाल तो सुन ही लिया होगा, बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। हरेंद्र ने जैसे कमला की कोई बात नहीं सुनी। वह उस समय ऐसा भाव दिखा रहा था जैसे खूब मन लगाकर कमला की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ रहा हो। कमला ने कहा, देखा क्षितिज जी कह गए थे कि ये तुमको पकड़कर लावेंगे, फिर तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? दिन भर में रास्ता ना देखती रही थी। हरेंद्र दादा कहो ना, मैं गांव में चलकर काकी से सब कह दूंगी। नहीं तो। तब भी हरेंद्र को कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके भाव कुछ भी बदलते न देख कमला निर्विकार हो उठी। अब की कमला कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई और जाकर हरेंद्र के हाथ से चिट्ठी छीन ली और हंसते हंसते बोली, अच्छा दादा, पराई चिट्ठी पढ़ने का शौक तुमको अभी भी दूर नहीं हुआ? जन्म भर यूं ही लड़कपन करते रहोगे? हरेंद्र कुछ लज्जित हो उठा और उसी भाव से कहा, तुमने क्या सदा बुद्धि का टोटा ही बना रखा रहेगा कमला? यह पराई चिट्ठी कैसे? यह तो तूने मैत्री काका को लिखी है। उस दिन बड़ी मुश्किल से हरेंद्र को खोजकर क्षितिज अपने साथी डेरे पर ले आया था। हरेंद्र को के ऊपर कमला को छोड़कर वह चाय की तैयारी करने के लिए नीचे चला गया और आते ही उसने बकना शुरू कर दिया, महाराज चाय के लिए पानी गर्म करो, नहीं चटपट केतली चढ़ाओ, क्या प्याले पानी है। और हाँ, आज ठंडक है, जाकर के भीमनाग की दुकान से आधा से रसगुल्ले ले आओ और वहीं पास की दुकान से केक वेक ले आना। बिस्कुट तो घर पर है ही, फौरन जाओ, देर ना करो। इस तरह जनरल हुक्म जारी करके वह कहारिन से प्याला, पिरिच, प्लेट, छुरी, चम्मच वगैरह धुलवाकर साफ कराने लगा। 10 मिनट में ही सब तैयारी हो गई। चाय का पानी भी खोलने लगा। बस रामा के बाजार से लौट आने भर की देरी थी। वहीं बरामदे में क्षितिज भी टहलने लगा। दुमंजिले से बीच बीच में हरिंद्र के जोर से हंसने का शब्द भी आता और क्षितिज का मन अप्रसन्न होता। मन ही मन वह सोचकर उसे हरिंद्र से ईर्ष्या हो रही थी। इतनी ही देर में हरिंद्र और कमला दोनों खूब घुल मिल गए। मेरे सामने तो कमला 8 दिन में एक बार भी नहीं हंसी, मेरे आगे आंसू ही बहाती रही और हरेंद्र को पाते हंसी रोके नहीं रुक रही। वाह! रामा बाजार से सौदा खरीद लाया। प्लेटों में खाने की चीजें सजाकर चाय ठीक करके उन्हें ले आने की आज्ञा नौकर को देकर क्षितिज ऊपर गया। देखा उसके कमरे में हरेंद्र एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और खूब उमंग के साथ बातचीत की फुलझड़ी सी छूट रही है। साथ ही साथ जोर से हंसता भी है और कुछ दूर एक चौड़ी पालिशदार बेंच पर बैठी कमला हरेंद्र के मुंह की ओर ताकती हुई उसकी बातें सुन रही है। क्षितिज को देखते ही हरेंद्र उठ खड़ा हुआ और विनीत भाव से बोला, क्षितिज बाबू आइए, पधारिए। हरेंद्र की दिल लगी और भाव भंगी देखकर कमला को हंसी आ गई। हरेंद्र ने कहा, हंसती क्यों है रे? तू सोचती होगी हरेंद्र दादा क्या कह रहे हैं, जैसे यही घर के मालिक है और क्षितिज बाबू अभ्यागत, तो इसमें संदेह ही क्या है? मुझे तो तुम जानती ही हो। यह कहकर अट्टहास से हरेंद्र ने घर की छत तक हिला दी। क्षितिज एक दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, आप लोगों ने क्या ठीक किया? क्या सलाह ली? काहे की सलाह जी? अरे यही इनके संबंध में सब हाल तो आप सुन ही चुके हैं, अब इनको क्या करना चाहिए? हरेंद्र, मैंने तो इन्हें अच्छी सलाह दी थी, लेकिन ये मानती कहाँ है? जानते हो क्षितिज बाबू, आजकल की स्त्रियां स्वाधीन हो रही हैं, अब वे अपनी बुद्धि से चलना चाहती हैं। इतना कहकर हरेंद्र ने मुख की मुद्रा बहुत ही गंभीर बना ली। क्षितिज ने जिज्ञासा की दृष्टि से कमला की ओर देखा तो कह उठी, यह तो हर बात में ठट्ठास करते हैं। क्षितिज बाबू, आप इनके कहीं में ना आइए। असल मामले में इन्होंने तो मुझे कुछ सलाह ही नहीं दी। मैंने जितनी ही बार इनसे कहा कि हरेंद्र दादा अब मुझे क्या करना चाहिए, उतनी बार अजीब अजीब प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए। कमला, तू गांव जाकर क्या करेगी? विलायत जा, वहां पढ़। रविंद्र बाबू की किताबें पढ़ पढ़कर अंग्रेजी लोग बंगला सीख गए हैं, तो तू क्या इंग्लिश नहीं सीख सकती? इतना कहकर कमला ने मुंह बना लिया। सुनकर क्षितिज के उदास मुख पर भी हंसी की रेखा दौड़ाई। हरेंद्र ने कहा, मैंने क्या बुरी सलाह दी है क्षितिज बाबू? अच्छा, अगर यह कमला को पसंद ना आए तो मैं क्या करूं? इसी समय चाय जलपान का सामान आ गया। क्षितिज ने कहा, आइए हरेंद्र बाबू, जरा सी चाय पी लीजिए, उसके बाद सलाह मशवरा कीजिएगा। यह कहकर उसने 2 प्यालों में चाय परोस दी।
कमला वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। कारण वह समझ गई थी कि ये दोनों जने इस समय मेरा यहाँ उपस्थित रहना पसंद नहीं करेंगे। कमला के चले जाने के बाद चाय पीते हुए हरेंद्र ने क्षितिज से पूछा, तो आपने कमला के बारे में क्या सोच रखा है? वह कहाँ भेजी जाए? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? कमला को उसके पिता के घर भेज दिया जाएगा। हरेंद्र ने हंसकर कहा, यह समस्या इतनी सहज नहीं है क्षितिज बाबू। हमारे समाज को आप नहीं जानते। अगर आप उसी समय जब कमला को सड़क पर पाया था उसके गांव पिता के पास पहुंचा देते या अपने घर न लाकर अस्पताल में भर्ती करा देते तो अवश्य कठिनाई न पड़ती। अब मामला उलझन में पड़ गया है, इसे सुलझाना उतना सहज नहीं है क्षितिज। उस समय तो मुझे ख्याल बिल्कुल नहीं आया, यह बात सूझी ही नहीं हरेंद्र बाबू। मैंने यही सोचा, भले घर की औरत को अस्पताल में अकेली भर्ती करा देना, खासकर ऐसी सुंदरी और इतनी कमसीन औरत को। हरेंद्र, सो तो ठीक है, आपने सोचा था। आपने उस समय जिस पहलू से इस पर विचार किया वह विचार करने योग्य है, लेकिन खैर अब उस बात को छोड़िए, क्या किया जाए यह सोचिए। कुछ देर तक हरेंद्र ने तरह तरह के उपाय सोचकर बतलाए, किंतु अंत तक कोई ठीक न ठहरा। कुछ न कुछ नुक्स निकल ही आता। अंत को हरेंद्र ने कहा, देखिए आप और मैं दोनों जने सलाह करके कुछ ठीक ना कर पाएंगे। इस सलाह मशवरे में एक तीसरे आदमी को शामिल करने की जरूरत जान पड़ती है। क्षितिज ने कहा, कौन? जी, कमला के पिता मैत्र महाशय। एक जरूरी काम है, इतना ही लिखकर कुछ ना बतलाकर एक चिट्ठी भेजकर उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। उनके आने पर सब हाल खुलासा करके उनको समझा दिया जाएगा। वह पिता हैं, इसलिए अपनी संतान के स्वभाव और चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे आशा है कि वह अपने मन में यह अनुचित संदेह कभी न पैदा होने देंगे। रह गए गाँव और समाज के आदमी, सो उनके आक्रमण से आत्मरक्षा करने के लिए कौन उपाय करना चाहिए, यह सलाह उन्हीं के साथ मिलकर करेंगे। क्षितिज ने कुछ देर सोचकर कहा, सलाह बुरी नहीं है, खास कर जब इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप मैत्री महाशय से इतनी उदारता की आशा करते हैं, वह क्या अधिक नहीं है? याद रखिएगा, वह भी पुराने जमाने के आदमी हैं। हरेंद्र, लेकिन और एक पहलू पर भी तो विचार करके देखिए क्षितिज बाबू। सतीश बाबू अर्थात कमला के स्वामी इस घटना को प्रेम का चश्मा लगाकर देखेंगे, जिसके तले तनिक सी भाप लगने से धुंधले हो सकते हैं। लेकिन पिता इस मामले को संतान स्नेह की दृष्टि से देखेगा। वह दृष्टि ऐसी है जिसमें बुराई का पहलू ही नहीं है। यह तो आपने ठीक कहा हरेंद्र, और आप जो आशंका करते हैं क्षितिज बाबू, वही अगर हो। हरनाथ काका अगर अपनी बेटी के बारे में कोई अनुचित संदेह कर बैठे, समाज के भय से उसे अपने घर में ना रखना चाहे, तो कमला के स्वामी तो हैं ही, पत्र लिखकर उनको बुला लिया जाएगा। क्षितिज, तो फिर यह सलाह अच्छी है, आप मैत्री महाशय को पत्र लिख दीजिए। तब तक कमला कहाँ रहेगी? आप ही के घर रहेगी, जैसे है वैसे ही रहेगी। सुनकर क्षितिज प्रसन्न हुआ। यह प्रश्न करने के बाद उसे इस बात का भय हुआ था कि शायद हरेंद्र उसे हटाकर अपने किसी बंधु बांधव के परिवार के साथ कमला को रखेगा। हरेंद्र ने पूछा, क्या बजे है देखिए तो क्षितिज बाबू। क्षितिज ने कहा, 7:45। तो अब उठना चाहिए। यही सलाह पक्की रही। इतना कहकर हरेंद्र उठ खड़ा हुआ। क्षितिज भी उठा और दोनों जने टहलते हुए सड़क पर गए जहाँ मोटर खड़ी थी। क्षितिज ने बोला, आइए मैं घर पहुंचा दूं। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं डेरे जाऊंगा, बहुत देर हो गई है। तो कमला से भेंट ना करिएगा। आप कह दीजिएगा आज एक में मेरे मित्र का ब्याह है, मुझे दावत में जाना है। घर जाकर कपड़े बदल कर वहां जाऊंगा तो देर हो जाएगी। कहकर हरेंद्र चल पड़ा। क्षितिज बाबू सोच रहा था कि एक भूल हो गई है। मैंने हरेंद्र से यह नहीं कहा कि कल परसों या बीच बीच में कभी आकर कमला को खैर खबर लेते रहे। खैर कुछ हर्ज नहीं, आप ही आवेगा, फुर्सत पाते ही आवेगा, इसमें संदेह नहीं है। बड़ी सड़क पर पहुंचकर क्षितिज मन ही मन हिसाब लगाने लगा। कमला और कै दिन मेरे पास यहाँ रह सकती है। कल हरेंद्र कमला के बाप को चिट्ठी लिखेगा। एक दिन हुआ, परसों पत्र पावेंगे, परसों ही पा जाएंगे तो देहात का डाकखाना है। दो एक दिन देर भी हो सकती है, लेकिन वह जगह तो कलकत्ते से बहुत दूर नहीं है। परसों चिट्ठी मिलेंगी, 2 दिन हो गए, और दूसरे दिन घर से रवाना होंगे। शायद उसी दिन कलकत्ते भी पहुंच जाएंगे। 3 दिन या बहुत से बहुत हुआ तो 4 दिन। क्या मैं इस सुंदरी को केवल 4 ही दिन देख पाऊंगा? पटल डांगे में अपने डेरे पर पहुंचकर सीढ़ियों पर जो कुछ ऊपर चढ़कर क्षितिज ने देखा कि कमला टेबल पर झुकी हुई बैठी हुई एक किताब हाथ में पढ़ रही है, और बड़ी ही तन्मयता के साथ पढ़ रही है। सामने बिजली का टेबल लैंप जल रहा है और कमला के मुखमंडल पर बत्ती के ऊपर से हरे रंग की एक शेड छनकर निकल रही है। इस समय वह बहुत ही शांतशील और स्निग्ध दिखाई देती है। क्षितिज मुग्ध होकर कमला के मुख की शोभा देखने लगा, और लगभग आधे मिनट तक दर्शन करते रहने के बाद उसने एक हल्की सांस ली। बस और 4 दिन मैं इसे देख लूं। क्षितिज के कमरे में पैर रखते ही कमला चौंक उठी। किताब बंद करके उसने क्षितिज को देखकर पूछा, आ गए? हरेंद्र दादा कहाँ हैं?
वह तो नहीं आए, कहते थे कि उनको दावत में जाना है। यह कहते कहते आकर टेबल की दूसरी ओर पड़ी हुई कुर्सी खींचकर वह उस पर बैठ गया। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या सलाह ली, कुछ ठीक हुआ? हाँ, जो कुछ सलाह हुई थी सो संक्षिप्त में क्षितिज ने कमला को सुना दी। सुनकर कमला ने कहा, हाँ, जान पड़ता यही अच्छा रहेगा, पिताजी आ जाएंगे, उनके आ जाने से फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। वह नाराज ना होंगे? नाराज तो जरूर होंगे, आपको वह हृदय से लाखों आशीर्वाद देंगे। यदि आप ना मिले होते तो आज उनकी लड़की जीती ना रहती, मैं तो मर ही जाती। थोड़ी देर पहले क्षितिज के मन में जो दुख हुआ था यह सब सुनकर एकदम दूर हो गया। कमला के साथ उसके माँ बाप की, उसके भाई की बातचीत खूब जम गई। गांव के लोगों की बातों की प्रशंसा में कमला ने कहा, चिट्ठी पिताजी के हाथ में कुशल सेम से पहुंच जानी चाहिए, बस यही एक काम बन जाए। क्षितिज, सो यह बात हम लोग पहले ही सोच चुके हैं। हरेंद्र से मैंने चिट्ठी रजिस्ट्री कराकर भेजने के लिए कहा है। कमला, सो रजिस्ट्री, किंतु कल तो इतवार है, वहाँ के इतवार को रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी जाती है? हमारे गांव के डाकखाने में तो नहीं जाती। क्षितिज, ठीक तो है, कल इतवार होने का तो हमें किसी को एहसास ही ना था। नहीं, कल नहीं भेजी जाएगी, खैर अच्छी बात है, और एक दिन मिला। अंत की बात सहसा क्षितिज के मुंह से निकल गई, जिससे क्षितिज बहुत ही लज्जित हुआ और कमला एक टक क्षितिज के मुख की ओर आश्चर्य से ताकने लगी। उसने पूछा, और एक दिन कैसे मिला? क्षितिज के मस्तिष्क में जैसे गड़बड़ी फैल गई। उसने सिर पिटाकर कहा, एक दिन यही यथार्थ सलाह मशवरा करने के लिए, और एक दिन क्या समय? ओह, कहकर कमला जैसे कुछ संदेह की दृष्टि से क्षितिज की ओर देखती रही। क्षितिज एकाएक कह उठा, ओह, 9 बजने को है, बीमार आदमी, आपने अभी तक भोजन नहीं किया? भोजन तैयार होने में क्या देर है, जाऊं देखूं? और वह चटपट नीचे उतर आया। कमला टेबल पर कुर्नी टिकाकर गाल हाथ रखे बैठी सोचने लगी कि थोड़ी देर में मैरी आई। उसने कमला के लिए चौका लगा दिया। महाराज थाली परोसकर रख गया। क्षितिज ने आकर कमला से कहा, जाइए भोजन कर लीजिए, खा पीकर सो रहिए। पास ही दूसरे कमरे में कमला के सोने का प्रबंध था। मैरी भी वहीं सोती थी। इधर कई दिनों से कमला रात को भोजन करने के बाद ही सोने वाले कमरे में चली जाती, इधर नहीं आती, न क्षितिज से उसकी भेंट होती। क्षितिज ने कहा, जाइए, खाना परोस रखा है। जाती हूँ। मैरी बोली, माँ जी चलिए, बस आती हूँ। अच्छा, आप कब भोजन करेंगे? आप ही पहले भोजन कर लीजिए। मेरे भोजन का भी समय नहीं हुआ। क्षितिज ने कहा, अभी तो 9 ही बजे हैं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप कमजोर हैं, इसलिए आप पहले जाकर के कर लीजिए, नहीं तो पूरियां ठंडी हो जाएंगी। कमला ने कहा, जाती हूँ। मुंह से तो जाने को कहा, पर कमला उठी नहीं, सिर झुकाए जैसे कुछ सोचती ही रही। और उसने कहा, आप मुझे एक अधिकार क्या दीजिएगा? क्षितिज, क्या कहिए? आज से मैं आपको दादा कहूंगी। आप यह सोच सकते हैं कि इतने दिनों एकाएक यह ख्याल क्यों पैदा हुआ? इस बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि आप जब मेरे बाल्य बंधु हरेंद्र दादा के मित्र हुए तब मेरे भी दादा रहे, ठीक ना? क्षितिज ने तनिक फीकी हंसी कहकर कहा, शायद ठीक है। कमला, शायद? क्यों, आपके तो बहन नहीं है, आदमी के एक बहन तो जरूरी है ना? हाँ, शायद रहनी चाहिए। कमला, आप सभी बातों में शायद क्यों लगाते हैं? आज से मैं आपकी बहन हुई, आप राजी हैं ना? क्षितिज ने धीरे से कहा, हाँ। कमला, अच्छी बात है, और एक प्रार्थना यह है कि जब मैं आपकी छोटी बहन ठहरी तो आप मुझे आप कहकर संबोधन ना करें। क्षितिज ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा, जाओ आप भोजन करो। जाती हूँ दादा, कहकर कमला चल दी। बीच का दरवाजा भेड़कर क्षितिज कुर्सी पर बैठ गया और बैठते ही गहरी चिंता में डूब गया।